लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड में हमने बड़े डिस्टेंसेस कैसे मेजर करते हैं इसको डिस्कस किया था। जैसे दूर दूर के स्टार्स हों, दूर दूर के प्लैनेट्स हों, उनके डिस्टेंसेस को कैसे फाइंड किया जा सकता है ना। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, वो तुम लोगों ने किए ट्राई? बोलो। नमन, किए क्वेश्चंस ट्राई? प्रखर? सर मेरे को क्वेश्चंस मिले नहीं। क्यों? तुम ग्रुप में नहीं एडिड हो? नहीं सर। अरे, ग्रुप में तो मैंने ऐड किया है। तुम्हारी मॉम का कॉल जिस नंबर से आया था, मैंने उस नंबर को ग्रुप में ऐड किया हुआ है। सर उन्होंने तो मुझे नहीं भेजा। तो तुम मुझे अपना पर्सनल नंबर भेजो अभी व्हाट्सएप पे। हाँ मैं आपको भेजता हूँ अभी। मेरा नंबर है तुम्हारे पास? नहीं है। लो, भेजो। भेजो। भेज दिया। मैं तुमको ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ। तो अभी तक का मटेरियल है इस ग्रुप में। जैसे क्लास के जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो हो गई, और होमवर्क हो गया। ठीक है, ठीक है सर। दोबारा भेज दूंगा। और अभी रिकॉर्डिंग्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूँ, पर मैं तुमको वो लिंक भेज दूंगा। मेरी ऐप है जहां पर रिकॉर्डिंग्स अपलोड होंगी फोल्डर्स के अंदर प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। तो तुम उसको डाउनलोड कर लेना ऐप को, ठीक है? मैं भेज दूंगा तुमको लिंक आज। ओके सर। सो सो ये तुमने मुझे यहीं पे भेजा है कि व्हाट्सएप पे भेजा है? आपको यहीं पे भेजा है। अच्छा, ठीक है। चैट में भेजा है। हाँ, अच्छा, मैंने कर लिया। देखो, तो कोई डाउट रह गया उस टॉपिक में, पैरालैक्स मेथड वाले में, तो बता दो। नो सर। तो बड़े डिस्टेंसेस को हम उस तरीके से मेजर कर सकते हैं, और छोटे डिस्टेंसेस को मेजर कैसे करेंगे वो हम आज पढ़ने वाले हैं। हाउ टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस। हाउ टू मेजर हाउ टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस। क्वेश्चन 13 और 7। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले तुम्हारे से। ये दो दो नमन कहां से आ?
ओके देखो 13th और 7th क्वेश्चन तुमने मुझसे पूछा है, उन दोनों में ही छोटी छोटी दो तीन ऐसी चीजें यूज हो रही हैं जो हमने अभी डिस्कस ही नहीं करी है, पहले उनको कर लें हम। 11th की एक्चुअली में प्रॉब्लम ही ये है कि स्टार्टिंग में हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नई चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल 13th क्वेश्चन में है tan 40 डिग्री, अब उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो हमको डिस्कस करना है। और 7th क्वेश्चन में है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू लिखा हुआ है एक जगह पे, उसका क्या मतलब है वो भी हमको डिस्कस करना है। तो वो चीजें पहले सीख लो फिर क्वेश्चन कर लेंगे। हर दूसरे क्वेश्चन में नई नई चीजें आती रहेंगी, बिल्कुल नई टर्म्स हैं, नए सिंबल्स हैं, नए कॉन्सेप्ट्स हैं, तो टाइम लगेगा थोड़ा सीखने में। अभी कराता हूँ वो दोनों क्वेश्चन, जब ये जो उसमें जो चीजें आ रही हैं वो कवर हो जाएंगी, आज की क्लास में कवर हो जाएंगी। मैं तुमको बताता हूँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे निकालते हैं, नहीं वो आज की क्लास में नहीं होगा। आज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाला पार्ट कवर करता हूँ, फिर 7th वाला क्वेश्चन कराता हूँ। हाउ टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस, हाउ टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस मतलब कि छोटे डिस्टेंसेस कैसे मेजर करें जो नेकेड आई से नहीं दिखाई देते। परसों हमने पढ़ा कि बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस कैसे मेजर करें जो डायरेक्टली मेजर नहीं किए जा सकते। आज हम लोग पढ़ेंगे कि छोटे डिस्टेंसेस जैसे कि मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के रेडियस और डायमीटर। हमें एटम का रेडियस पता है, हमें न्यूक्लियस का रेडियस पता है, हमें जो कंपाउंड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ पता है, उनके मॉलिक्यूल्स एटम्स के बीच का डिस्टेंस पता है। तो ये सारी चीजें हम कैसे मेजर करते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसके अंदर हमारा एक टॉपिक आता है जिसमें एक कंपाउंड होता है ऑलिक एसिड, उसका हम साइज मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ द साइज of a molecule of oleic acid. ऑलिक एसिड कंपाउंड होता है एक, हम इस मेथड में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऑलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसका साइज कैसे मेजर किया जाता है। हमको ऑलिक एसिड के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता देता हूं कि ऑलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C18H84O2। दिस इज ऑलिक एसिड। ये एक कंपाउंड होता है, जब तुमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो उसका एक कंपाउंड है ये ऑलिक एसिड। तो हमें फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, हम एक बेसिक टेक्निक पढ़ेंगे जिसमें हमें यह सिखाया जाएगा कि ऐसे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स का साइज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, स्कूल में इस पे क्वेश्चन आता है कि ये प्रोसीजर समझाओ। तो शुरू करते हैं। तुमने क्या करना है, टेक टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब of oleic acid and mix it with 20 centimeter cube alcohol। तुमने पढ़ा होगा कि एक तो होता है सॉल्यूट
और एक होता है सॉल्वेंट। तो हमने क्या करना है कि ऑलिक एसिड का हमने बहुत थोड़ा अमाउंट लेना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ऑलिक एसिड का हमने बहुत थोड़ा सा अमाउंट लेना, ऑलिक एसिड का हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 11th में आके बच्चों को वॉल्यूम की यूनिट और इन सब में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, वो सब साथ के साथ मैं तुम्हारी दूर करता जाऊंगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर होता है 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर। तुम्हारे पास जो 1 लीटर पानी की बोतल है उसमें 1000 ml है, उसका मतलब उस पानी की बोतल का 1000 पार्ट जो है वो 1 ml है, इतना सा पानी। That 1 ml is also called 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की जो यूनिट है, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो दैट इज सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब, उसमें नापी जाती है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना, एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसा क्यूबिकल बॉक्स जिसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो, ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर हो, हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो, इतना छोटा सा क्यूबिकल बॉक्स। जैसे ये है, ये बहुत छोटा सा क्यूब, इतना सा क्यूब, और जिसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो, जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो, हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो, तो इस बॉक्स की वॉल्यूम कितनी होगी, इस बॉक्स की वॉल्यूम होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें अगर तुम पानी डालोगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी आएगा, और वही कितना होता है, 1 ml होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वही 1 ml हो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज कॉल्ड 1 ml। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज कॉल्ड 1 ml। वॉल्यूम की यूनिट्स आपस में कन्वर्ट करना बड़ा आसान काम। जैसे डिस्टेंस की हमको यूनिट पता है ना, हमको डिस्टेंस की यूनिट्स का कन्वर्जन पता है, तो हम वॉल्यूम की यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं बहुत इजीली। जैसे हमें पता है कि एक रफ खींच देते हैं ना, यहाँ पे रफ एरिया है, जैसे हमें पता है कि 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, है ना। हमको पता है कि 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये एरिया के यूनिट की कन्वर्जन हो जाएगी। बच्चे अलग से याद रखते, बोलते सर 1 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होता है, 1 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है। अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ लेंथ की यूनिट्स याद रखो, उसका स्क्वायर करके क्यूब करके वॉल्यूम की यूनिट्स का कन्वर्जन बन जाता है। जैसे हम इसको क्या लिखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर 10 की पावर 4, इसको लिखेंगे 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के बराबर होता है। अब इसका अगर हम क्यूब कर दें तो 1 मीटर क्यूब कितना होगा, इसका क्यूब करो तो 6 0 हो जाएगी। वन मीटर क्यूब होता है 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब होता है 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम होती है 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। और अभी हमने पीछे पढ़ा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ही 1 ml होता है। वन सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होता है, तो ये कितना ml हुआ, 1 मीटर क्यूब हुआ 1 मीटर क्यूब हुआ 10 की पावर 6 ml, और 1000 मिलीलीटर 1 लीटर होता है, तो ये हो गया 10 की पावर 3 लीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि लीटर में हम वॉल्यूम बहुत यूज करते हैं,
लीटर की यूनिट तो हम लोग बहुत यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो वॉल्यूम की होती है वो मीटर क्यूब होती है। तो लीटर और मीटर क्यूब में जो रिलेशन है, जो कन्वर्जन है, वो बहुत जरूरी है समझना। सो 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। मतलब अगर तुम 1 मीटर क्यूब का बॉक्स लो, 1 मीटर क्यूब का बॉक्स कैसा हुआ, जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, ब्रेड्थ भी 1 मीटर हो, हाइट भी 1 मीटर हो, ऐसा बॉक्स है ना, 1 मीटर क्यूब का बॉक्स। उस 1 मीटर क्यूब के बॉक्स के अंदर 1000 लीटर पानी आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब का बॉक्स कितना होगा, ये लेंथ 1 मीटर, इतना होता है 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर, इतना बड़ा डब्बा बनेगा, उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ जाएगा। सो 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। तो ये वॉल्यूम की कन्वर्जन की यूनिट्स है, मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख। तो हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड लिया और उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में, उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड लिया और उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में, एल्कोहल मतलब जैसे 10th में तुमने कार्बोनेटेड कंपाउंड चैप्टर पढ़ा, उसमें अल्कोहल्स भी आए थे। इथेनॉल एक सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट मतलब जिसे मिक्स करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने सॉल्यूट लिया ऑलिक एसिड का और उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया, तो वो इतना सॉल्यूशन बन गया 20 सेंटीमीटर के करीब, 20 सेंटीमीटर क्यूब के करीब। फिर क्या किया, फिर अब ये डाइल्यूट हो गया है ना, डाइल्यूट हो गया बहुत ज्यादा। अब ये सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट मतलब इसमें ऑलिक एसिड का जो अमाउंट है वो काफी कम हो गया, अल्कोहल ज्यादा मिक्स किया हमने। अब ये जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, इसका फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब लो। नाउ अगेन टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ this diluted solution and mix now again take 1 centimeter cube of this diluted solution और उसमें फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल मिक्स करो। समझ रहे हो, पहले हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया ऑलिक एसिड, उसके अंदर हमने उसको हमने डाल दिया 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में। ये जो सॉल्यूशन बना, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने ऑलिक एसिड, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लिया, फिर इसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाल दिया, तो अब तो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो गया। नाउ द सॉल्यूशन इज हाईली डाइल्यूटेड। नाउ द सॉल्यूशन इज हाईली डाइल्यूटेड, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया सॉल्यूशन। अब क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, हम ऑलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का साइज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये काम किया है, अब क्या करना है, नाउ टेक वाटर in a container and spread
लाइकोपोडियम पाउडर on the surface of water. Now take water in a container and spread lycopodium powder on the surface of water. क्या करना है, एक कंटेनर में पानी लो, उस पानी के सरफेस पे लाइकोपोडियम पाउडर डाल दो. पाउडर होता है जैसे जैसे बोरेक्स पाउडर होता है जो तुम कैरम बोर्ड पे डालते हो, नॉर्मल पाउडर होता है एक, वो भी लाइकोपोडियम पाउडर लेकर पानी एक कंटेनर में, बाल्टी में, किसी में भी पानी लेकर उसके सरफेस पे लाइकोपोडियम पाउडर डाल दो. लाइकोपोडियम अंदर नहीं जाएगा, सरफेस पे रहेगा. अब क्या करना है, क्या 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 फंक्शन है लाइकोपोडियम पाउडर का, अभी बताते हैं. नाउ टेक n drops of this highly diluted solution and put n drops on the surface of water in the container. अब क्या करना है, अब जो हमने हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाया है उसकी n ड्रॉप्स लेनी है और इस सरफेस पे डाल देनी है जिसपे लाइकोपोडियम पाउडर हमने बिछा रखा है पानी के सरफेस पे. अब क्या काम है, अब जरा ध्यान से सुनना. अल्कोहल जो है ना, अब इतना डाइल्यूट हमने कर दिया, उसमें अल्कोहल ही बचा है. ऑलिक एसिड तो बहुत ही कम है, उसमें अल्कोहल बचा है. और अल्कोहल जो है वो पानी के सरफेस पर, मतलब अगर तुमने कभी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड टच किया हो, जैसे कि थिनर होता है या नेल पॉलिश रिमूवर होता है, जैसे हाथ पे डालो तो ठंडा ठंडा लगता है. इन कंपाउंड्स की क्या खास बात होती है कि ये बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है. जैसे अगर तुमने पानी बिछाया सरफेस पे तो पानी उतनी जल्दी वेपराइज नहीं होगा, पानी उतनी जल्दी वेपराइज नहीं होगा जितनी जल्दी की अल्कोहल अगर बिछाओगे तो वो वेपराइज हो जाएगा, बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है. तो क्या होगा कि जब तुम इस सॉल्यूशन की n ड्रॉप्स लेकर सरफेस पे डालोगे तो वो क्या होंगी, वो ड्रॉप्स, वो जो तुमने ड्रॉप्स डाली सरफेस पे वो ऐसे फैलेंगी, फैलेंगी तो लाइकोपोडियम पाउडर को पुश करेंगी. अगर हमने सरफेस पे लाइकोपोडियम पाउडर नहीं डाला होता तो हमें पता ही ना चलता कि ये जो सॉल्यूशन फैल रहा है ये कहां तक जा रहा है, क्योंकि उसका कलर सेम वाटर की तरह होता है. ये अल्कोहल सॉल्यूशन का ऑलिक एसिड के साथ जो सॉल्यूशन है अल्कोहल का, इसका कलर वाटर की तरह होता है. तो वाटर के सरफेस पे इसको डालोगे ये फैलेगा तो हमें दिखेगा ही नहीं. तो लाइकोपोडियम पाउडर हमने इसलिए डाला ताकि हमें दिखे. तो हमें देख के करना क्या है, अगर मैं टॉप व्यू से तुमको दिखाऊं उस कंटेनर की शक्ल जिसमें हमने ये लाइकोपोडियम पाउडर डाला है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे लाइकोपोडियम जैसे जैसे ये सॉल्यूशन फैलेगा लाइकोपोडियम पाउडर को पीछे हटाएगा तो सर्कुलर शेप बन जाएगी एक लेयर की ऐसी. जैसे कि ये कंटेनर था हमारा, टॉप व्यू देखो, जैसे हमने मान लो कोई ऐसा कंटेनर लिया था, ऐसा तो कंटेनर होता नहीं है, मान लो हमने एक बकेट ली थी और बकेट का टॉप व्यू मैं तुमको दिखाता हूँ. बकेट का जो टॉप व्यू था वो सर्कुलर, ये हमने बकेट ली जिसका ये टॉप व्यू, ठीक है, सर्कल. अब इसमें हमने लाइकोपोडियम पाउडर डाल दिया था. अब लेयर जो बनी
ऐसी बनी, बीच में हमने ड्रॉप्स डाली तो वो सॉल्यूशन की ड्रॉप्स फैली, सर्कुलर मैनर में फैली और लाइकोपोडियम पाउडर को हटाती गई, तो ऐसा दिखेगा ये पीछे हट गया। है ना, उसने पाउडर को पीछे धक्का मार दिया और ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये उसकी लेयर रही। समझ आ रहा बच्चों? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये लेयर का हमने क्या करना है, हमने इस सर्कुलर लेयर का रेडियस मेजर करना है। अब जानते हो अल्कोहल तो इतनी जल्दी वेपराइज हो जाता है, वो तो वेपराइज हो गया। अब ये जो सर्कल में ये जो सर्कल बना है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल है सिर्फ किसका, ये सर्कल है ऑलिक एसिड का। यहाँ पे अल्कोहल वेपराइज हो चुका है, दिस इज जस्ट ऑलिक एसिड, और इसका हमने रेडियस मेजर कर लिया। इसका हमने रेडियस मेजर कर लिया r, ठीक है। सो उसका हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ तो भर गया, हाँ। सो नाउ टेक n drops of this highly diluted solution and put n drops, मैं तो 2 बार n drops लिख दिया, कोई बात नहीं, put n drops on the surface of water in the container। The solution pushes lycopodium powder to form a circular layer as shown। सर्कुलर लेयर बन जाएगी। लेट रेडियस ऑफ दिस लेयर बी r। ये सर्कुलर लेयर बन गई और इस सर्कुलर लेयर का रेडियस हमने क्या मान लिया, r। ठीक है, अब क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखना बच्चों, हमने सॉल्यूशन को इतना डाइल्यूट कर दिया, इतना डाइल्यूट कर दिया कि ये जो सर्कल बना है ना, इसमें ये जो बिछा हुआ है ऑलिक एसिड, हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर थिक मान सकते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर थिक होने का क्या मतलब है, जैसे तुमने टेबल पे पानी गिराया, एक लेयर बिछ गई पानी की टेबल पे या सरफेस पे, फर्श पे पानी गिराया, उसकी एक लेयर बिछ गई। वो लेयर देखने में तो बहुत पतली लगती है, लेकिन जब तुम उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुम देखोगे जैसे ये पानी की लेयर है सरफेस पे। जब तुम इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुम देखोगे कि एक के ऊपर एक हजारों मॉलिक्यूल्स हैं। एक के ऊपर एक हजारों मॉलिक्यूल्स हैं और यही हमको बहुत पतली लेयर लगती है। लेकिन यहाँ पे हमने ये इतनी पतली बना दी लेयर कि हम इस लेयर की जो थिकनेस है, अगर मैं किसी तरीके से ये सर्कल ऐसे निकाल के इसको साइड से देखो माइक्रोस्कोप से, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर थिकनेस की होगी, बस ऐसी लेयर होगी। ऊपर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, इट इज यूनिमॉलिक्यूलर थिक। बात समझ में आई?
Yes, sir. Since this layer is almost unimolecular thick, so its thickness, let T is equal to the diameter of oleic acid. ये लेयर यूनिमोलिकुलर थिक है, तो ये इतनी यूनिमोलिकुलर तो एक ही मॉलिक्यूलर लेयर है, तो इस लेयर की जो थिकनेस होगी, इस लेयर की जो थिकनेस होगी वही तो मॉलिक्यूल का डायमीटर भी होगा, है ना। इस लेयर की थिकनेस कितनी है? इस लेयर की थिकनेस कितनी है? इस लेयर की थिकनेस इतनी है, ये इस लेयर की थिकनेस है, ये है ना। तो यही तो क्या है, यही तो मॉलिक्यूल का डायमीटर भी है। तो हम ये लेयर की थिकनेस निकालेंगे और वही मॉलिक्यूल का डायमीटर होगा। बस लेयर की थिकनेस निकालेंगे कैसे? इसका एरिया है आर, है ना। ये अगर साइड से देखें तो ये मैंने बोला ना, इमेजिन करो जैसे हमने ये निकाल ली, तो साइड से देखें तो ये ऐसा है ना, ये ऐसे सर्कुलर है, तो इसकी थोड़ी सी थिकनेस होगी, जो थिकनेस है इसकी यूनिमोलिकुलर, ये और इसका रेडियस है आर, है ना। इसका रेडियस है आर, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ दिस सर्कुलर लेयर equal to volume of n drops of oleic acid. वॉल्यूम ऑफ दिस सर्कुलर लेयर, ये सर्कुलर लेयर किससे बनी है? ओलिक एसिड की n ड्रॉप से। तो कैसे निकालें? इसका वॉल्यूम कितना होगा? ये तो सिलेंड्रिकल है, देयरफॉर पाई आर स्क्वायर एट टी, पाई आर स्क्वायर टी, ये इसका वॉल्यूम है। और अगर एक जो n ड्रॉप्स हमने डाली है उसमें से एक ड्रॉप का वॉल्यूम v है, तो टोटल ड्रॉप्स का वॉल्यूम होगा nv। लेकिन अल्कोहल तो वेपराइज हो गया, बचा तो ओलिक एसिड। ओलिक एसिड तो उसमें 400 गुना डाइल्यूटेड है ना, तो डिवाइडेड बाय 400। देखो हमने पहले 20 टाइम्स डाइल्यूट किया, फिर उस 20 का एक पार्ट लेके हमने फिर से 20 टाइम्स डाइल्यूट किया, तो टोटल 400 टाइम्स डाइल्यूट हो गया। तो V तो उस ड्रॉप का वॉल्यूम है जिसमें अल्कोहल मिक्स्ड है, पर उसमें से ओलिक एसिड कितना हुआ? V बाय 400, और हमने ली n ड्रॉप्स, तो जो हमने टोटल इस पे डाला लिक्विड ओलिक एसिड वो है nv बाय 400, एंड दैट इज इक्वल टू, उससे ये लेयर बनी which is equal to pi r square t. V is volume of each drop. V is volume of each drop. अब यहां से हम क्या कर सकते हैं?
यहां से हम क्या कर सकते हैं, v निकाल सकते हैं। v क्या होगा, पाई r स्क्वायर t इंटू 400/n। यहां से हम v निकाल सकते हैं, पाई r स्क्वायर t इंटू 400/n, क्योंकि हमें पाई पता है, r पता है, ये रेडियस हमने मेजर कर लिया। t नहीं पता है ना, t को इधर रख लो, t ही तो हमने निकालना है ना। तो v वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप है ना, तो वॉल्यूम ऑफ, यहीं से इक्वेशन हम यहीं पे छोड़ देते हैं। एक एक ड्रॉप का वॉल्यूम तो हम मेजर कर ही सकते हैं भाई, ड्रॉपर से हम डालेंगे, हमारे पास ड्रॉपर में मार्किंग्स बनी होती है, तो हम ड्रॉपर से एक एक वॉल्यूम तो मेजर कर ही सकते हैं ड्रॉप का। तो यहां से हमारे पास क्या आया, टी, टी कितना आया, एन वी अपॉन 400 इंटू पाई आर स्क्वायर। या फिर हमें एक एक ड्रॉप की वॉल्यूम की जरूरत भी नहीं है, तुमने ड्रॉपर से, जैसे ड्रॉपर में मार्किंग बनी है 5 ml 6 ml, तुमने 5 ml लिक्विड उठाया और वो पूरा डाल दिया, तो टोटल एनवी ही तो 5 ml हो गया ना। हमें एक एक ड्रॉप का वॉल्यूम चाहिए भी नहीं, हमें टोटल एनवी चाहिए, तो वो हमको पता है। आर हमने मेजर कर लिया यहाँ से, क्योंकि ये तो बड़ी लेयर है, तो टी आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल की जो लेयर, ये जो लेयर है इसके मॉलिक्यूल की थिकनेस आ जाएगी, वही तो डायमीटर है मॉलिक्यूल का। तो T इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है, इस तरीके से हम लोग स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर कर लेते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये पूरा एक्सप्लेन करना होगा तुमको उसमें। कोई इसमें कंफ्यूजन है तो बता दो। तो फिर से समझा दीजिए एक बार। बेटा क्या बीच बीच में क्यों नहीं पूछा बेटा? तो मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा समझा दीजिए। पूरा 45 मिनट लगा के फिर से? मैं तो बार बार रोक के पूछ रहा था, समझ आया समझ आया। तुमको शॉर्ट में दोबारा रिवाइज करना है एक बार, या फिर कुछ समझ ही यस नहीं सर, आया? वही मतलब शॉर्ट में रिवाइज करा दीजिए। हाँ तो एक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड लो, उसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में मिला दो। उसके बाद उस सॉल्यूशन का फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब लो और उसमें फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल मिला दो। अब ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन जो बनेगा, इसकी एन ड्रॉप्स लेकर पानी के एक कंटेनर के सरफेस पे, जिस पे लाइकोपोडियम पाउडर बिछाओ, डाल दो। फिर ये फैलेगा और सर्कुलर लेयर बनेगी, अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा। वो लेयर सिर्फ ऑलिक एसिड की होगी, जो यूनिमोलिकुलर थिक होगी और ऐसी दिखेगी, सरफेस पे ऐसी दिखेगी। इसका रेडियस नाप लो। अब इसकी जो वॉल्यूम होगी वो होगी पाई आर स्क्वायर टी, इसकी थिकनेस है टी, जो एक मॉलिक्यूल का डायमीटर है, पाई आर स्क्वायर टी। और वो किसके बराबर होगी, हमने कितनी ड्रॉप्स डाली, एन। एक ड्रॉप का वॉल्यूम वी है अगर, तो ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम हुआ एन वी, लेकिन ये तो हुआ ड्रॉप का वॉल्यूम। इसमें ऑलिक एसिड कितना, एन वी बाय 400, क्योंकि 2 बार 20-20 गुना डाइल्यूट किया तो 400 टाइम्स डाइल्यूट हुआ, तो एनवी बाय 400, तो टी निकाल लिया हमने यहाँ से। इसमें हमें सब कुछ पता है, तो टी आ जाएगा। यस।
इसको लिख लो। जब लिख लो तो बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे। सर जो n ड्रॉप्स डालेंगे उसको मेजर करेंगे। क्या चीज? सर जो n ड्रॉप्स डालेंगे हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन का, हाँ, सर उसे मेजर करेंगे ना? उसे मेजर करके डालेंगे ना, कोई ड्रॉपर वगैरह से। यस। बढ़े आगे। यस सर। Yes, sir. Large units of distances डिस्टेंस को मेजर करने की छोटी मोटी यूनिट्स तो हमको पता ही है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, माइल वगैरह। बड़े बड़े डिस्टेंसेस कैसे मेजर होते हैं? यूनिवर्स में जो बॉडीज हैं कि हमको दूसरे सोलर सिस्टम तक का डिस्टेंस, दूसरी गैलेक्सीज का डिस्टेंस, दूसरे स्टार का डिस्टेंस, इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस को किलोमीटर्स में मेजर करना बेवकूफी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़े। तो हम इनको मेजर करते हैं बड़ी बड़ी यूनिट्स में। तो 3 बड़ी बड़ी यूनिट्स हमने पढ़नी है। पहली यूनिट है लाइट ईयर। पहली यूनिट है लाइट ईयर। Light year. Light year is the distance traveled by light in 1 year. Distance traveled by light in 1 year. लाइट जो है वो बहुत तेज चलती है। लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस पार कर जाती है। एक सेकंड में 3 लाख जूम, मतलब एक सेकंड में चांद पे पहुंच जाओगे अगर लाइट की स्पीड से जाओगे। एक सेकंड में
लाइट की स्पीड से अर्थ का 7 बार चक्कर लगा सकते हैं, इतनी तेज है लाइट की स्पीड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो सोचो वो एक साल में कितना दूर जाएगी, जो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है वो एक साल में कितना दूर जाएगी, बहुत दूर। वही डिस्टेंस हमने, उस डिस्टेंस को ही हमने नाम दिया है लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। जैसे सन तो हमारा नियरेस्ट स्टार है, वो तो हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन सन के बाद जो सबसे पास का स्टार है अल्फा सेंचुरी बोलते हैं उसको, वो 4.3 लाइट ईयर्स दूर है हमसे। यानी अगर हमें यहाँ से अल्फा सेंचुरी तक जाना हो लाइट की स्पीड से 4.3 ईयर्स लगेंगे, और वो सबसे नियरेस्ट स्टार है। हमारी गैलेक्सी में एक कोने से दूसरे कोने तक जाना हो तो 1 लाख लाइट ईयर्स लगेंगे, इतनी बड़ी है हमारी गैलेक्सी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, वो कितना डिस्टेंस हुआ, वो हुआ एक सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 3 × 10⁸ एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, किलोमीटर में नहीं मीटर में कन्वर्ट कर दिया ना मैंने, तो लाख किलोमीटर 5 मतलब 10⁵ 3 और ऐड कर दी तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में इतना हुआ, तो एक मिनट में इतना हुआ, और एक घंटे में इतना हुआ, और 24 घंटे यानी एक दिन में इतना हुआ, और 365 दिनों में इतना हुआ। This value comes out to be 9.46 into 10⁻15 meter. This value is 9.46 into 10⁻15 meter, and that is 1 light year. ठीक है ना, 1 light year LY लिखते हैं, 1 light year is 9.46 into 10⁻15 meter. Three into 60 into 60 into 24 into 365 equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 15, 9.46 into 10⁻15 मीटर। दूसरा है, दूसरी बड़ी यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं AU। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन का जो ऑर्बिट है, अर्थ और मतलब अर्थ का जो ऑर्बिट है सन के अराउंड, वो पूरी तरह सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है। तो कभी तो सन से अर्थ दूर चली जाती है, कभी पास आ जाती है। पूरे साल का एवरेज डिस्टेंस देखें कि ऑन एन एवरेज अर्थ सन से कितनी दूर रहती है, दैट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको AU से डिनोट करते हैं। सो 1 AU इज, मीटर में जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आया 1.496 into 10⁻11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू मीटर में इतनी होती। ये दूसरी बड़ी यूनिट। तीसरी बड़ी यूनिट जो है वो है पारसेक। 1 पारसेक, पारसेक का फुल फॉर्म है पैरालैक्टिक सेकंड। पारसेक होता है 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ये सबसे बड़ी यूनिट है डिस्टेंस की, 3.26 लाइट ईयर आते हैं इसके अंदर। फिर ये उससे छोटी है, ये सबसे छोटी। हमारे लिए तो तीनों ही बहुत बड़ी है, बट आपस में अगर हम कंपेयर करें, पारसेक क्या होता है, अगर तुम एक बहुत बड़ा, अगर तुम एक बहुत बड़ा सेक्टर इमेजिन करो,
एक ऐसा सेक्टर इमेजिन करो बहुत बड़ा, जिसका जो आर्क है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की लेंथ के बराबर हो, जिसका आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो यानी इतना, और जिसका ये एंगल 1 सेकंड हो, जिसका आर्क लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एंगल 1 सेकंड हो। इस सेक्टर का जो रेडियस होगा ये 1 पारसेक होगा। इस सेक्टर का जो रेडियस है वो 1 पारसेक, और एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस करके एंगल 1 सेकंड इक्वल टू आर्क लेंथ 1 AU अपॉन आर करके यहां से हमने आर निकाला 1 पारसेक, और वो आया 3.26 लाइट ईयर के बराबर। तो ये 3 यूनिट्स हैं लाइट की, बड़ी यूनिट्स जो हमें याद रखनी, डिस्टेंस की बड़ी यूनिट्स जो हमने याद रखनी। नोट कर लो इसको फटाफट। हो गया? Yes, sir. ठीक है, आज इतना ही, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट।